इजराइल कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, फिर कुछ हुआ ऐसा कि आज ये दोनों देश एक दूसरे को विश्व के नक्शे से मिटाने पर आमादा हैं। लेकिन कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? आखिर इनकी दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? साल 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई तो उस वक्त तुर्की के बाद ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश बना था। उस दौर में इजराइल और ईरान के रिश्ते दोस्ताना थे, लेकिन बाद में हालात बिल्कुल बदल गए और दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। बीते 13 जून को इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया। इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें तेहरान और इस्फहान शामिल हैं। इजराइल ने इस अभियान को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया। जवाबी हमले में ईरान ने भी इजराइल के शहरों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। खासकर अमेरिका के हमले के बाद तो ईरान अमेरिका का बदला जैसे इजराइल से लेना चाह रहा और लगातार हमला कर रहा। मौजूदा हालात यहाँ हैं कि दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। फिलहाल इनके थमने का कोई संकेत नहीं। ऐसे में रिपोर्ट में समझते हैं कि आखिर कभी दोस्त रहे इजराइल ईरान के बीच दुश्मनी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेबाक पल्लवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसलिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। आइए अब गौर करें उस दौर पर जब दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते थे। इजराइल और ईरान के संबंध 1989 तक काफी सौहार्दपूर्ण थे। उस दौरान अयातुल्ला खुमैनी की अगुवाई में इस्लामिक क्रांति के बाद आंदोलनकारियों ने ईरान की सत्ता पर कब्जा किया था। हालांकि ईरान ने फिलिस्तीन के विभाजन की उस योजना का विरोध किया था, जिसकी वजह से 1948 में इजराइल राज्य का गठन हुआ। इसके बावजूद तुर्की के बाद ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश बना। उस समय ईरान पहलवी वंश के शाहों की ओर से शासित एक राजतंत्र था और मध्य पूर्व में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी भी था। यही कारण था कि इजराइल के संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने अपने अरब पड़ोसियों की नाराजगी के बावजूद ईरान से दोस्ती कायम रखने की कोशिश की और उसे सफलतापूर्वक निभाया है। लेकिन 1989 में अयातुल्ला खुमैनी की क्रांति ने शाह की सत्ता को उखाड़ फेंका, एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। खुमैनी ने खुद को दुनिया के पीड़ितों का रक्षक बता डाला और अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगी इजराइल के साम्राज्यवाद को खारिज करना अपनी वैचारिक बुनियाद बता डाला। खुमैनी की सरकार ने इजराइल से सारे संबंध तोड़ लिए। इजरायली नागरिकों के पासपोर्ट को उसने वैध मानना भी बंद कर दिया। तेहरान स्थित इजरायली दूतावास को जब्त कर उसे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया। उस समय पीएलओ अलग फिलिस्तीन राष्ट्र की मांग कर रहा था। इजराइल के खिलाफ संघर्ष की यहीं से शुरुआत हुई थी। इजराइल के लिए दुश्मनी नई ईरानी सरकार की बुनियादी नीतियों में शामिल थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि सरकार में शामिल कई नेताओं ने फिलिस्तीन के साथ लेबनान जैसी जगहों पर गोरिल्ला युद्ध का ट्रेनिंग ली और उसमें भाग भी लिया। उनके मन में फिलिस्तीनियों के लिए गहरी सहानुभूति थी। देखिए, ईरान खुद को इस्लामी ताकत के रूप में प्रेजेंट करना चाहता था और इसी वजह से उसने फिलिस्तीन मुद्दे को उठाया, जिसे ज्यादातर अरब मुस्लिम देशों ने उस वक्त लगभग पीछे छोड़ दिया था। इस तरह खुमैनी ने फिलिस्तीन मुद्दे पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया। इसके बाद तेहरान में फिलिस्तीन समर्थकों के बड़े बड़े प्रदर्शन का आयोजन जैसे आम सी बात हो गई थी। इन प्रदर्शन को लेकर सरकार का पूरा समर्थन भी उन्हें मिल रहा था। इजराइल में ईरान के लिए असली दुश्मनी 1990 के दशक तक शुरू नहीं हुई, क्योंकि उस दौर में इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा सद्दाम हुसैन का इराक था। अब देखिए, इतना ही नहीं, उस समय इजराइल उन मध्यस्थों में एक से एक था जिसने तथाकथित ईरान कॉन्ट्रा डील को संभव किया था। यह एक गुप्त कार्यक्रम था जिसके जरिए अमेरिका ने 1980 से 1988 के बीच ईरान को पड़ोसी इराक के लिए युद्ध में इस्तेमाल के लिए हथियार दिए थे। लेकिन देखिए, समय बदलता है और हुआ भी कुछ ऐसा, जिसके बाद इजराइल ने इराक को अपने अस्तित्व के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया। साल 1989 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के अस्तित्व को नकार दिया। ईरान को एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति सऊदी अरब का भी सामना करना पड़ा। देखिए, आपको ये बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि ईरान मुख्य रूप से फारसी और शिया बहुल्य है, जबकि अरब जगत ज्यादातर सुन्नी आबादी वाला है। और ये तो जग जाहिर है, शिया और सुन्नी मुसलमान एक दूसरे को
फूटी आंख नहीं देखते हैं और जब कोई विरोध करने पर उतर आता है तो देश के सुप्रीम लीडर को आभास भी हो जाता है और आगे आखिर होने क्या वाला है वो इल्हाम कर लेता है। और हुआ भी कुछ ऐसा। दरअसल ईरान की सरकार को ये एहसास हुआ कि उसके विरोधी देश किसी दिन उस पर हमला जरूर करेंगे। इसी आशंका की वजह से उसने एक रणनीति बनाई। इसके बाद ईरान ने गठबंधन करने वाले संगठनों का एक नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। इन संगठनों ने अपने अपने हितों के अनुसार सशस्त्र कार्रवाई को अंजाम दिया। अमेरिका और यूरोपीय संघ की नजर में आतंकी घोषित किया गया लेबनान का हिजबुल्ला इनमें सबसे प्रमुख था। आज ईरान का तथाकथित एक्सिस ऑफ रेजिडेंस लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक फैला है। इन सब के बाद इजराइल चुप नहीं बैठा। उसने ईरान और उसके सहयोगी गुटों पर हमले किए। ये हमले अक्सर तीसरे देशों में हुए जहां ईरान अपने समर्थक सशस्त्र संगठनों को धन और संसाधन मुहैया कराता है। ईरान और इजराइल के बीच इस टकराव को छाया युद्ध कहा गया क्योंकि दोनों देशों ने ज्यादातर मौकों पर अपनी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि किए बिना ही एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना, उसे परमाणु हथियार संपन्न बनने से रोकना इजराइल का प्रमुख लक्ष्य था। इजराइल ईरान की इस दलील को खारिज करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है। व्यापक तौर पर माना जाता है कि इजराइल ने अमेरिका के सहयोग से स्टंगटन नामक एक कंप्यूटर वायरस विकसित किया था, जिसने इस सदी के पहले दशक में ईरान की परमाणु सुविधाओं को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाया था। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख और कुछ अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिकों पर हुए हमले की इजरायली खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया। इनमें सबसे उल्लेखनीय घटना 2020 में मोहसिन फखरीजादे की हत्या से है। हालांकि इजरायली सरकार ने कभी भी इन हत्याओं में अपनी संलिप्तता को स्वीकार नहीं किया है। मौजूदा हमलों की शुरुआत में भी इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि अगर ईरान को नहीं रोका गया तो अब बहुत कम समय में परमाणु हथियार बना लेगा। यह 1 साल में हो सकता है, कुछ महीनों में हो सकता है। यह इजराइल के अस्तित्व के लिए एक प्रत्यक्ष और गंभीर खतरा है और यही खतरा बताया अमेरिका ने, जो लगातार उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। हालांकि अमेरिका कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है ईरान पर हमले करके, उसे वो इजराइल का साथ देकर रूस और भारत को भी टारगेट कर रहा है, इसे भी समझना बेहद जरूरी है। इसलिए मैंने अमेरिका की कूटनीति पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब सवाल ये कि युद्ध तो हमास, हिजबुल्ला और हूती के बीच था, फिर ये ईरान तक आग पहुंचाने वाला आखिर कौन है? ईरान खुद इस आग में कूदा, क्या ये हुआ है? देखिए, सबसे पहले हूती कौन है समझिए। हूती यमन के शिया जैदी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। यमन में ये अल्पसंख्यक समुदाय हैं। इसका गठन साल 1990 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्लाह सालेह के भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हुआ। इसके संस्थापक हुसैन अल हूती थे, जिनके नाम पर ही इस संगठन का नाम पड़ा। वे खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर के साथी भी कहते थे। हूती विद्रोही अमेरिका और इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। ईरान के हिजबुल्ला और इजराइल के हमास को समर्थक कहते हैं। साल 2014 में हूती राजनीतिक रूप से यमन में काफी मजबूत हो गए। आइए अब आपको बताते हैं कि यमन के एक बड़े इलाके में कैसे हूती नियंत्रण कर गए। दरअसल यमन में 2014 की शुरुआत में हूती राजनीतिक रूप से काफी मजबूत हो गए। जब वे राष्ट्रपति के पद पर अली अब्दुल्ला सालेह के उत्तराधिकारी बने, अब्दुल मंसूर हादी के खिलाफ उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने दुश्मन रहे सालेह के साथ एक समझौता किया, उन्हें फिर से सत्ता में लाना चाहा। यमन के उत्तर में हूती सादा प्रांत पर नियंत्रण करने में सफल रहे और साल 2015 की शुरुआत में उन्होंने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में राष्ट्रपति हादी यमन छोड़कर विदेश भाग गए थे। यमन के पड़ोसी देश सऊदी अरब ने सैन्य दखल दिया और हूती विद्रोहियों को हटाकर फिर से हादी को सत्ता में लाने की कोशिश की। उसे यूएई और बहरीन का भी समर्थन मिला। हूती विद्रोहियों ने इन हमलों का सामना किया और यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर बैठे। उन्होंने साल 2017 में अली अब्दुल्ला सालेह की हत्या कर दी, जब उन्होंने पाला बदलकर सऊदी अरब के साथ जाने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन विद्रोहियों की मदद कौन करता है? हूती विद्रोही लेबनान के सशस्त्र शिया समूह हिजबुल्ला की मॉडल से प्रेरित हैं।
हिजबुल्लाह ही उन्हें 2014 से बड़े पैमाने पर सैन्य विशेषता और ट्रेनिंग देता है। हूती खुद को ईरान का सहयोगी बताते हैं क्योंकि उनका साझा दुश्मन सऊदी अरब है। शक जताया जाता है कि हूती विद्रोहियों को ईरान हथियार भी दे रहा था। अमेरिका और सऊदी अरब कहते हैं कि ईरान ने हूती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस किया था, जिनका इस्तेमाल साल 2017 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमले के लिए किया गया। इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। सऊदी अरब ने ईरान पर हूती विद्रोहियों को क्रूज मिसाइल और ड्रोन देने का भी आरोप लगाया, जिन्हें 2019 में सऊदी अरब के तेल कारखानों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। हूती विद्रोही सऊदी अरब पर कम रेंज वाली हजारों मिसाइल दाग चुके थे। उन्होंने यूएई को निशाना बनाया। इस तरह के हथियारों की सप्लाई करने का मतलब है संयुक्त राष्ट्र की ओर से हथियारों पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करना। लेकिन ईरान इन सभी आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। अब क्योंकि हूती शिया मुस्लिम है तो उनका झुकाव ईरान की तरफ ज्यादा रहा हमेशा से। ये किसी से छिपा नहीं कि जब इजराइल के साथ हमास का युद्ध चल रहा था तब हूती और हिजबुल्लाह की मदद ईरान ने की। ईरान मध्य एशिया का एक ताकतवर देश है जो हूती की मदद करता है। वहीं सऊदी अरब सुन्नी बहुल है, ऐसे में वह हूती की मुखालफत करता है, यानी वो चाहता ही नहीं कि हूती फले और फूले। और यही वजह है कि यमन में जो चल रहा है, जिसके एक छोर पर शिया हूती विद्रोही तो दूसरे छोर पर सुन्नी बहुल है। 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हुए हमले में हूती विद्रोहियों ने नारा दिया था, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था ईश्वर महान है, अमेरिका का खात्मा हो, इजराइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश और इस्लाम की विजय हो। उन्होंने खुद को हमास हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान के नेतृत्व वाली प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा बताया था। लेकिन सवाल ये, खुद को सिया समर्थक बताने वाले हूती, हिजबुल्लाह और हमास है कहाँ जब ईरान को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है? 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादातर इन देशों में सुन्नी, तो ईरान की मदद शायद ही कोई करे, देश के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन आपने गौर किया, ये लड़ाई शुरू हुई थी हमास, हिजबुल्लाह और हूतियों के बीच, उनका समर्थन ईरान ने किया। लेकिन अब जब इजराइल लगातार ईरान पर बम बरसा रहा है, अमेरिका ईरान को विश्व के मैप से हटाना चाहता है, सिया मुसलमानों को खुद को समर्थक बताने वाले ये संगठन गए कहाँ? खैर, क्या आपको ये पता है कि हमास और इजराइल के बीच में जंग क्यों छिड़ी हुई थी? इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद है क्या? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें ताकि लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। जय भारत।